अच्छा, अभी आ रही है बेटा आवाज? अभी आवाज आ रही है? ओके ओके दोस्तों, अभी आवाज आ रही है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं आपको चाय पिलाने वाला था, तो सब लोग बेटा चाय पी लीजिए। नहीं तो फिर आप बोलेंगे सर आपने चाय नहीं पिलाई, अकेले अकेले पी ली। ओके, अब आवाज आ रही होगी। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बेटा 1 टाइप कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करें बेटा। आज आधारभूत गणित का हमारा लेक्चर नंबर है 2। बोलिए तो 2 कौन सा लेक्चर है बेटा? सेकंड लेक्चर। लास्ट टर्न पर अपन ने पॉइंट की बात की थी, पॉइंट के बीच के डिस्टेंस की बात की थी और सरल रेखा की बात की थी। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था सरल रेखा की चर्चा अपन थोड़ी सी आगे भी करेंगे, अगले लेक्चर में भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक आध रिजल्ट और बताना है अबाउट द सरल रेखा। वो रिजल्ट आपका ऐसा है कि यदि एक रेखा की प्रवणता दी है, रेखा की प्रवणता m है तथा रेखा पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है, मतलब गुजर रही है, पास हो रही है। ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होगा लिख के बताऊं, याद रखोगे आप। तो इसका समीकरण होता है बेटा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, प्रवणता आपको सीधी दी गई है तो m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है, नहीं तो एक गाना गाएगा, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। ठीक है, तो इस रिजल्ट को बेटा अपन याद रखेंगे, बरोबर। अब देखो बेटा एक एग्जांपल, जैसे लास्ट टाइम पर मैंने एग्जांपल करवाया था ना, जिसका यूज फिजिक्स में आता है। ठीक है, अब मैं एक संख्यात्मक एग्जांपल करवाता हूं, y और x के फॉर्म में। एक रेखा है, एक रेखा है। ठीक है, जो पॉइंट पीछे गुजर रही है जिसके निर्देशांक 2,3 ले लीजिए, 2,3 व -6,9 से पास होने वाली रेखा का समीकरण लिखिए। पास होने वाली रेखा का समीकरण, समीकरण लिखिए। ठीक है, फटाफट लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो, जल्दी से लिख के आंसर बताना बेटा कमेंट सेक्शन में। हो, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, मतलब आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं। जल्दी जल्दी बेटा आंसर बताइए। आ गया बेटा? ओके वेरी गुड, तो मैं भी इसको सॉल्व कर देता हूं फटाफट। तो सूत्र क्या होता था? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये अपना फॉर्मुला होता था बेटा। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं बेटा x2, इसको मान लिया y2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो y माइनस वाई वन कितना है? 3 है, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स टू की वैल्यू -6 है, -2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी है? 2। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -3 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आया 6 और ये कितना आया 8, तो माइनस का 6/8। मैंने सही जोड़ा ना, x माइनस एक्स टू। मुझे उम्मीद है आप लोगों का यही आंसर आएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये बात क्लियर हो तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बेटा 1 लिख दो, हम आगे बढ़ें। ठीक है, सभी लोगों को बेटा ये बात क्लियर होनी चाहिए। 0 1 खेल जाओ बेटा फटाफट कमेंट सेक्शन में। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। खुशी, कश्यप, अभय, उत्तम, रानी, प्रिया, प्रशांत, सुधीर, IITN। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब देखो अगला रिजल्ट अपना, एक पॉइंट, कोई आपको एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट, इसके निर्देशांक मैं x0, y0 मान लेता हूं, x0, y0 तथा तथा रेखा, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम या लंबवत दूरी, न्यूनतम या लंबवत दूरी। ठीक है, अच्छा देखो, अगर कोई समीकरण आपको ऐसा दिया गया, सरल रेखा का समीकरण पहचानने का तरीका, कोई भी समीकरण ऐसा दिया गया जिसमें x की भी घात 1 है, y की भी घात 1 है, दो चर हैं x एंड y और दोनों की घात 1 1 ही है। x और y दो चर हैं और दोनों की घात 1 1 है, तो वो सरल रेखा होगी। किसी भी तरीके से लिखिए, जैसे 6x माइनस 6y प्लस 17 बराबर 0। इसका समीकरण है तो घात देखो भैया, x की घात कितनी कुछ नहीं है तो 1, y की घात कुछ नहीं है तो 1, तो ये सरल रेखा है। एक है सरल रेखा। कुछ ऐसा लिखा हो 3x इज इक्वल टू 2y प्लस 5, तो यहाँ पर भी x का घात कितना है 1, y का घात कितना है 1, तो ये भी एक सरल रेखा है। ये भी क्या है बेटा? एक सरल रेखा है। ठीक है, तो याद रखना तरीका कि x की भी घात 1, y की भी घात 1, तो दिया गया वक्र सरल रेखा को निरूपित करेगा, सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, कोई आपको रेखा दी गई है इस प्रकार से और एक बिंदु दिया गया है, ये रेखा है और कोई एक बिंदु दिया गया आपको यहाँ पर। इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? x0, y0। ये निर्देशांक है x0, y0। ये नॉट समझ के परेशान मत होना, दुष्ट अंग्रेज पता ना जीरो को नॉट बोलते थे, जीरो को क्या कहते थे? नॉट। जैसे जैसे हाँ, मेरा हॉस्टल में ना कमरा नंबर था 106, 106। ठीक है, तो जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, अंग्रेज है ना, इंग्लिश मीडियम वाले, वो कहते हैं ओ तुम 106 में रहते हो, 106 में। तो उनका नॉट क्या होता है? तो उनको बाद में पता चला, अच्छा ये जीरो को नॉट पढ़ते हैं पगलेट, जीरो को क्या पढ़ते हैं? नॉट। तो 106, 106 इसको क्या कहते थे? 106। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, जो बिंदु के निर्देशांक है x0 y0, अपन अपनी भाषा में x0 y0। ठीक है, और इसको x0 y0 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? x0 y0 भी इसको बोल दिया जाता है। हाँ 106। अगर किसी को भरोसा ना हो कि मेरा कमरा नंबर 106 था, तो NIT जयपुर जाना। ठीक है, वहां पर आपको जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज मिले उनसे पूछना कि प्रजा बॉस किस रूम में रहते थे।
आज भी 15 साल हो गए बेटा कॉलेज से भागने के लिए, आज भी लोग बता देंगे कि जब उसका रूम उधर था टॉप फ्लोर पर 106। चलिए अच्छा, अब देखो एक बिंदु और रेखा के बीच हमेशा न्यूनतम या लंबवत दूरी की ही बात क्यों की जाती है? न्यूनतम या लंबवत दूरी की बात ही क्यों की जाती है बेटा? इसलिए क्योंकि बिंदु और रेखा के बीच अनंत दूरियां संभव है। कोई यहाँ से नाप ले कि हम यहाँ से दूरी नापते हैं, अल्लाह ये दूरी हो गई किसकी? रेखा और बिंदु के बीच की। कोई यहाँ से नाप ले तो वो दूरी अलग बताएगा, कोई यहाँ से दूरी नाप ले, कोई यहाँ से दूरी नाप ले, तो एक बिंदु और एक रेखा के बीच अनंत लंबाई या हम अनंत दूरियां संभव है। क्या है बेटा? अनंत दूरियां संभव है। इसलिए अपन क्या करते हैं, सभी का आंसर सेम आए तो अपन कौन सी दूरी की चर्चा करते हैं, कौन सी दूरी लेते हैं? लंबवत दूरी, और यही न्यूनतम दूरी भी होती है, लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी। तो इस पॉइंट से बेटा हमने क्या किया, एक लंब गिराया रेखा पर। लंब गिराया मतलब ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये वाली डिस्टेंस न्यूनतम डिस्टेंस कह सकते हैं आप, मिनिमम डिस्टेंस, या इसी को आप लंबवत दूरी कह सकते हैं। और इसका सूत्र होता है, याद रखना बेटा, सूत्र याद रखना बेटा अच्छे से। अगर सूत्र याद रख के नहीं जाओगे एग्जाम में तो सवाल पढ़ के हाँ मुंह पर निकल जाएगा बेटा, याद होने ही चाहिए सूत्र। तो ए एक्स नॉट है ना, इस रेखा का समीकरण क्या है बेटा? इस रेखा का समीकरण है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बस आपको एक्स की जगह इस बिंदु का एक्स निर्देशांक रखना है, वाई की जगह बिंदु का वाई निर्देशांक रखना है। ठीक है, तो एक्स की जगह क्या रख दोगे? एक्स नॉट, वाई की जगह क्या रख दोगे बेटा? वाई नॉट। तो ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी, इसका मॉड ले लो है ना, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगर ऋणात्मक आ भी रही है तो भैया उसका मॉड ले लो, मान पॉजिटिव ही होगा। डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए के गुणांक सॉरी एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। ओके। अच्छा, एक बच्चा पूछा सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? बेटा जब आप ऐप में लेक्चर देख रहे हैं, जहां आप ऐप में लेक्चर देख रहे हैं वहीं बगल में एक आइकन बना होगा जिसमें लिखा होगा लेक्चर पीडीएफ, लेक्चर पीडीएफ, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। अब चलिए एग्जांपल भी कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल के बिना दुनिया अधूरी है। एग्जांपल के बिना क्या अधूरा है बेटा? दुनिया। तो हमने कहा एक सरल रेखा है 2x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये एक रेखा है अपनी, ठीक है। इस रेखा की पॉइंट 2,5 से दूरी ज्ञात कीजिए, 2,5 से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंसर बता दो, कमाना भी बड़ी आंसर बता दो बेटा। डीपीपी मिलेगा है ना, एक दो लेक्चर रुक जाओ, अभी तो बेसिक मैथ चल रहा है। ठीक है, बेसिक मैथ में भी हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे तो आपको डीपीपी देंगे, लेकिन फिलहाल एक दो लेक्चर का वेट कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कब से स्टार्ट होगा बेटा? सब कुछ प्लानर में दिया गया है, पढ़ाई पर ध्यान दो। सब कुछ प्लानर में दिया गया है कि कौन सा चैप्टर कब स्टार्ट होगा। हाँ यस, आंसर बता रहे हैं लोग 27/√20, 27/√20 ऐसा है क्या? यही आंसर आ रहा है, मैं भी चेक करके देख लेता हूं सॉल्यूशन। तो जो न्यूनतम दूरी है या लंबवत दूरी, इसका सूत्र अपन कहते थे ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी, इसका परिमाण डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो न्यूनतम दूरी मिलेगी आपको डी मिनिमम, तो देखो इस रेखा में ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2 है। ये होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितना आ गई? ए की वैल्यू 2 है, और एक्स निर्देशांक कितना है? ए भी 2 है। ठीक है, प्लस बी वाई, तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी दिख रही है? 4, और वाई की वैल्यू वाई निर्देशांक कितना है? 5 है, प्लस सी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट एक्स के गुणांक का वर्ग मतलब 2 स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का वर्ग बोले तो 4 स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × 2 4, 20, 24, 27, 27/√20। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं आवाज कम है, ऐसा है क्या बेटा? आवाज कम है, सही है? ओके, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये चीजें बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो समझना जो भी मैं एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, जो भी चीजें बता रहा हूँ। सही है, यस, वेरी गुड। अब जिस बच्चे को आवाज कम लग रही है ना बेटा, तो अपने सिस्टम से, मतलब आप फोन से देख रहे हैं, फोन से, लैपटॉप से देख रहे हैं, लैपटॉप से, उसका आवाज बढ़ा लो बेटा, उसका आवाज बढ़ा लो। हमने एक समीकरण लिखा 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाइए, का मतलब ये रेखा है, क्या है? रेखा 2x प्लस 5y माइनस 4 का की प्रवणता m व अंतःखंड C ज्ञात कीजिए तथा रेखा का ग्राफ भी बनाइए, रेखा का ग्राफ भी बनाइए। एक बार कैलकुलेट करो बेटा, अपनी कॉपी में पेन पेपर साथ में रख के बैठा करो, रफ कॉपी है ना, रफ कॉपी बेटा साथ में हमेशा होना चाहिए आपके पास। पेन पेपर मतलब एक रफ कॉपी और एक पेन और एक पानी की बोतल आप सदा अपने पास रखें। ठीक है, ये मेरा आपसे सविनय विनम्र निवेदन है। फिर ग्राफ बनाओ कि किस तरीके का ग्राफ बनेगा, है ना, कोशिश करना, फिर मैं तो बनवाऊंगा ही। आप देखना अंतःखंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो रेखा कहाँ काटनी चाहिए, फिर आप देखेंगे स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है तो रेखा किस तरफ झुकी हुई होना चाहिए, रेखा किस तरफ झुकी हुई होना चाहिए। यो एक्स एक्स है और यो अपनी वाई एक्स है बेटा। चलिए बनाया, कोशिश करो बेटा। यस, यू गाइस आर वेरी मेहनती। चलिए तो देखो बेटा, मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो अगर हमें अंतःखंड और प्रवणता ज्ञात करनी है तो रेखा को सबसे पहले y बराबर mx प्लस c के फॉर्म का बनाओ। किस फॉर्म में? y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिखिए। तो हमारे पास रेखा क्या है? 2x प्लस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इसको किस फॉर्म में बनाना है? y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में बनाना है,
ठीक है, फिर m और c के मान ज्ञात करना है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। हाँ मास्टर लिख लीजिए, इसको उधर ले गया, 4 को उधर ले गया। अभी भी ये y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में नहीं है, तो 5 से आप भाग दो, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, ये माइनस 2/5 इंटू एक्स प्लस 4/5। 5 से हमने नीचे भाग दे दिया, तो दोनों में भाग लगेगा, दोनों में भाग लगेगा। अब हमने ये रेखा को देखा और गौर से देखा, गौर से देखा, तो अब हमें ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म की दिख रही है। ठीक है, अब देखो y की जगह बेटा यहाँ पर y है, x की जगह x है, x की जगह x है, तो ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए बेटा, m की, और ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए बेटा, c की, है ना, चिन्ह के साथ। ये वैल्यू किसकी होनी चाहिए बेटा, c की होनी चाहिए। तो m का मान कितना, m का मान कितना दिखा बेटा आपको, तो यहाँ से m बराबर हमें स्पष्ट रूप से दिख लिया है, ये माइनस 2/5 है, और c का मान कितना है, c का मान कितना है बेटा, ये प्लस का 4/5। अब हमें m और c के मान देख के पता चल गया कि अंतःखंड पॉजिटिव है, मतलब रेखा ये y अक्ष होती है और ये x अक्ष, रेखा y अक्ष को पॉजिटिव में कट करेगी, पॉजिटिव में कट करेगी, और स्लोप नेगेटिव, तो y अक्ष को पॉजिटिव में कट कर दी, तो मान लीजिए यहाँ पर कहीं काट रही है, कौन काट रही है, रेखा, किसको, y अक्ष को, और इसका जो मान है, अगर हम इस दूरी की बात करें तो ये दूरी है 4/5। तो रेखा को यहाँ पर काटना है, रेखा को यहाँ से गुजरना है। ठीक है, अब इस बिंदु से गुजरने वाली हम दो रेखाएं बना सकते हैं, दो रेखाएं बेटा बना सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सर एक रेखा का स्लोप पॉजिटिव है और एक का नेगेटिव, कैसे पता चलता है, मैंने कल पुष्पा बन के बताया था। ठीक है, कि अगर मैं इधर सीधा खड़ा हूं, मुझे मान लो रेखा, मैं सीधा खड़ा हूं, तो मेरा स्लोप अनंत, स्लोप अनंत। अब मैं इधर झुक गया, ऐसे इधर झुक गया, ऐसा वाला पुष्पा बन गया, तो मैं किस तरफ झुका हूं, माइनस एक्स की तरफ झुका हूं। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव, मेरा स्लोप नेगेटिव, और अगर मैं इधर झुक जाऊं तो मैं प्लस एक्स की तरफ झुका हूं, स्लोप मेरा पॉजिटिव, मतलब रेखा का स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि m का मान नेगेटिव, स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन सी वाली रेखा सही है, पहली वाली, दूसरी वाली, पहली वाली या दूसरी वाली, कौन सी वाली रेखा सही है, कौन सा वाला ग्राफ सही होगा रेखा का, पहला या दूसरा। और भाई सिंसियरली सही सही बताना है, सिंसियरली सही सही बताना है, कुछ पहला लिख रहे हैं, कुछ दूसरा लिख रहे हैं, तुम पगला नंद हो। देखो ये वाला नहीं होगा, स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, मतलब रेखा किस तरफ झुकी हुई होना चाहिए, इस तरफ को, तभी तो स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब रेखा माइनस एक्स अक्ष की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, इधर माइनस एक्स अक्ष हो गया, इधर क्या हो गया बेटा, ये माइनस एक्स अक्ष होता है, तो रेखा इधर झुकी हुई होना चाहिए माइनस एक्स की तरफ। ठीक है, तो ये इस रेखा का सही ग्राफ आ गया, सही ग्राफ आ गया। ओके, बात क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले यहाँ पर कि रेखा एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रही है, रेखा एक्स अक्ष को किस जगह काट रही है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे, क्या करोगे, एक्स अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0। एक्स अक्ष पर y का मान कितना होगा बेटा, 0 होगा, और कभी हम y अक्ष की बात करते हैं तो x का मान 0। ठीक है, एक्स अक्ष पर y 0, y अक्ष पर x 0। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, ऑब्वियसली एक्स अक्ष पर y कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि x के घर में y क्या करेगा, जिसका घर होता है उसी के लोग रहते हैं उस घर में। जैसे हमने कहा यहाँ पर दो लोग हैं, एक अमित और यहाँ पर एक रेखा, ये अमित का घर और ये रेखा का घर। हम कहें अमित के घर में रेखा के कितने लोग होंगे, 0। रेखा के घर के लोग मेरे घर में क्या करेंगे, दुश्मनी है हमारे घरों में, खानदानी, सदियों से चली आ रही है दुश्मनी। और कोई पूछे रेखा के घर में अमित के कितने लोग होंगे, तो भैया जब हमारी दुश्मनी है तो मेरे घर का कोई भी सदस्य रेखा के घर क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। तो अमित के घर में रेखा के घर के लोग 0 और रेखा के घर में अमित के घर के लोग 0। इसी प्रकार से अपन क्या कहेंगे, एक्स अक्ष पर y कितना, 0, y अक्ष पर x कितना, 0। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर बताओ कितने निर्देशांक आ रहे हैं, मैं भरोसा कर रहा हूँ आपकी बात पर, सब लोग अलग अलग आंसर बता रहे हैं, कितने पगलेट हैं यार। ठीक है, इसकी अपन बात करें तो एक्स अक्ष पर y इज इक्वल टू कितना, y बराबर कितना, 0। एक्स अक्ष पर y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y को जैसे ही 0 आप पुट करेंगे तो हमें x का मान कितना मिल जाएगा, 2। x का मान कितना मिल जाएगा, 2। तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2,0। अगर पूछा जाए या हमें कभी जरूरत पड़ी तो 2,0। ठीक है, क्या ये बातें क्लियर है बेटा, क्या ये बातें क्लियर हैं आपको। एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए भाई, क्लियर है तो थम्स अप, कंफ्यूजन है तो थम्स डाउन, थम्स अप थम्स डाउन हो जाए बेटा। एक बार बेटा बहुत सीरियस पढ़ना है, ये आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण साल है, 12वीं, जेई मेंस, जेई एडवांस, यही साल डिसाइड करेगा कि तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी आगे जाके। इससे शादी तुम्हारी हो जाएगी, घर वाले करा देंगे, बिल्कुल बेटा घर वाले करा देंगे, फिर तुम जिससे करना चाहते हो उससे नहीं हो पाएगी। जल्दी एक बार थम्स अप हो जाए तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, आइए अब देखो सरल रेखा के बाद अपने सरल रेखा की पर्याप्त चर्चा कर ली है, क्या चर्चा कर ली पर्याप्त। अच्छा एक समीकरण और लिखे, एक तरीके का सवाल और रह गया, हम सरल रेखा का ग्राफ आपको दे रहे हैं और आपको क्या करना है, उसका समीकरण लिखना है। जीने के हैं 4 दिन, बचे हुए सारे भी हैं बेटा पढ़ने के दिन, बचे हुए पढ़ने के दिन। ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मैंने आपको बता दी, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 7/3, और यो वाला एंगल कितना से, यो एंगल से 60 डिग्री, 60 डिग्री। क्या इस सरल रेखा का समीकरण लिख सकते हैं आप, तो सरल रेखा का समीकरण किस फॉर्म का होता है। ठीक है, सॉल्यूशन आपको क्या करना है, रेखा का समीकरण लिखना है, इस रेखा का समीकरण लिखो, रेखा का समीकरण लिखिए, रेखा का समीकरण लिखिए, लिख लो बेटा जल्दी से। पोल नहीं आ रहा बेटा, ये मैंने बात आगे भेज दी है। ठीक है, निकट भविष्य में बेटा पोल आने लगेगा, जल्दी से। अरे
चलिए तो हमें क्या करना है, देखो रेखा का हेलो 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 रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी का मान उठवा तो सी का मान y एक्स से काटा गया अंतखंड पहले तो ये पॉजिटिव है और 7/3 दूरी कितनी है बेटा 7/3 है, ठीक है। दूसरा m का मान, तो m इज इक्वल टू क्या होता है बेटा tan थीटा होता है, m इज इक्वल टू कितना होता है tan थीटा होता है। दो तरीके से m लिखना बताता हूं आपको। अब थीटा कौन सा वाला कोण लेते हैं जो दिया गया 60 डिग्री, वो हम कहेंगे नहीं, हम जो थीटा लेते हैं यहाँ पर वो कौन सा लेते हैं, x अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया गया कोण, ठीक है। तो ये तो कौन सा है 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण नहीं लेना हमें, x अक्ष, ये अपनी x अक्ष है, x अक्ष से घड़ी की विपरीत दिशा में, ये वाला कोण देखो घड़ी की दिशा में, घड़ी ऐसे ऐसे घूमती है, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज सेंस, घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा वाला कोण नहीं लेना होता है हमें, घड़ी की विपरीत दिशा वाला कोण लेना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा कोण लेंगे, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो ये कितना हो गया tan 120 डिग्री, और tan 120 डिग्री का मान पूरा ब्रह्मांड जानता है, ये होता है -√3, ठीक है। अगर ये मान ज्ञात करने नहीं आते हैं बेटा तो सीख लेना, ठीक है। ये अर्जुना बैच में ही आपको मिल जाएगा, आप में से सभी के पास अर्जुना बैच है, तो उसमें पहला ही लेक्चर शायद त्रिकोणमितीय का है, ट्रिग्नोमेट्री का है ना, तो उसमें ये चीजें हमने आपको बताई हुई हैं, तो आप मान लिखना सीख लेना। हेलो हेलो, आवाज में कोई दिक्कत क्या बेटा, आवाज को क्या हुआ, आवाज आ रही है ना, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा, यस ओके ठीक है। तो ये हमें m का मान मिल गया और ये c का मान मिल गया, तो अपना समीकरण क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m का मान कितना है -√3 इंटू x प्लस c का मान कितना है 7/3, ठीक है। आप इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। अच्छा अब देखो बेटा m का मान डायरेक्ट अपन लिखना सीखेंगे, तो देखो m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये तो हम रेखा को देख के बता देते हैं, रेखा तुम्हारा m पॉजिटिव है नेगेटिव, रेखा बोलेगी हम -x एक्सिस की तरफ झुके हैं, हम किसकी तरफ झुके हुए हैं बेटा, -x एक्सिस की तरफ, ठीक है, इसलिए हमारा स्लोप नेगेटिव होगा, इसी स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, बात क्लियर है। तो आप m को डायरेक्ट, मैं खूब से बता रहा हूं, डायरेक्ट m लिखना, ठीक है। तो m इज इक्वल टू अपन कैसे लिख लेंगे, पहले माइनस लगा देंगे, पहले माइनस लगा देंगे, और फिर जैसे हम कहना कि जैसे m का मान हम ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू प्लस माइनस tan थीटा, tan अल्फा ले लो है ना, थीटा बदल दिया, अल्फा कौन सा वाला कोण ले लिया करो, न्यून कोण, न्यून कोण छोटा वाला कोण, तो मान का भी समस्या खत्म, क्योंकि जो न्यून कोण होता है मतलब 0 से 90 के बीच, उसके मान तो हमें पता होते हैं, जैसे tan 30 डिग्री का मान पता है, 45 का पता है, 60 का पता है, 90 का पता है, तो न्यून कोण के मान सभी को याद रखना है। तो आप क्या करो, स्लोप को लिखो प्लस माइनस tan अल्फा, अल्फा कौन सा कोण हो जाना चाहिए, कौन सा कोण लेना है, न्यून कोण, सेंस देखना ही नहीं है, छोटा वाला कोण, छोटा वाला कोण लेना है बेटा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस कैसे डिसाइड करोगे, रेखा को देखिए, रेखा से पूछो किस तरफ झुकी है, तो रेखा पहले ही बोल चुकी है हम इस तरफ को झुके हुए हैं, अब झुका हुआ समझ में आता है, आधे लोगों को तो झुका हुआ समझ में नहीं आता भैया, ठीक, किसकी तरफ झुके हैं भाई, रेखा इधर -x इधर झुकी है तो -x होता है इस तरफ, ठीक है, रेखा इधर झुकी है तो इधर +x होता है, तो हमें पहले से पता है इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस और माइनस लगाओ tan, और कोण का मान कितना है, छोटा वाला कोण ले लो, न्यून कोण ले लो, tan 60 डिग्री, तो मान कितना आ गया -√3, मान कितना हो गया बेटा -√3, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, स्लोप पहले डिसाइड कर लो, ये अपन ने कल सीखा था, मैंने आज भी बताया, रेखा अगर +x की तरफ झुकी है तो स्लोप पॉजिटिव, रेखा अगर -x की तरफ झुकी है तो स्लोप नेगेटिव, फिर tan लेके आप सिर्फ एंगल ले लो, ठीक है। चलिए अब रेखा के बाद बेटा अपन चलते हैं एक सवाल पर, फिर अपन व्रत खेलेंगे, ये अपना एक सवाल है, एक कण मूल बिंदु 0,0 से चलकर xy समतल पर एक सरल रेखा में गति करता है और कुछ समय अंतराल के बाद इसके निर्देशांक √3,3 हो जाते हैं, तो x अक्ष से बनाया गया कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो x अक्ष से बनाया गया कोण हम ज्ञात कर लेंगे, हमें दो बिंदु दिए गए हैं और कण सरल रेखा पर चल रहा है, दो बिंदु दिए गए हैं और कण कहां चल रहा है मेरे दोस्तों, सरल रेखा पर चल रहा है, तो हम बड़ी आसानी से कोण ज्ञात कर सकते हैं, यहां से करने चलना शुरू किया, यहां से करने चलना शुरू किया 0,0 से, और चलते चलते यहां पर कहीं पहुंच गया √3,3 पर, ठीक है। ऐसा हमें कौन ज्ञात करना है भैया, ये वाला कौन ज्ञात करना है, ठीक है, थीटा ज्ञात करना है, बरोबर। तो देखो बेटा इसका अगर हम स्लोप लिखें तो tan थीटा हो जाएगा, प्रवणता m बराबर कितना tan थीटा, m बराबर कितना बेटा tan थीटा, ठीक है, m बराबर tan थीटा, देखो दो तरीके से बताता है, m बराबर कितना tan थीटा अपन जानते हैं, अगर ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, तो m बराबर कितना होगा tan थीटा। अब ये दो बिंदुओं को ज्वाइन करने वाली रेखा है, ये रेखा है जो दो बिंदुओं को मिला रही है, तो इसकी प्रवणता अपन कैसे लिख लेते हैं, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 इज इक्वल टू tan थीटा, y2 का मान कितना 3, y1 का मान 0, x2 का मान कितना √3, x1 का मान 0, इस बिंदु को कह दो ये x1, y1 है, इसको मान लो ये वाला बिंदु क्या है x2, y2 इज इक्वल टू tan थीटा, तो बेसिकली ये कितना आया, ऊपर 3 बचा, 3/√3 इज इक्वल टू tan थीटा, तो इससे कट जाएगा √3 बचेगा, तो tan थीटा बराबर कितना आया, यहाँ से आपको मिल रहा है tan थीटा बराबर √3, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री, tan थीटा बराबर √3 बचा है, मतलब थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है, tan थीटा बराबर √3 है, अर्थात थीटा बराबर कितना हुआ 60 डिग्री, है ना। अब कुछ बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि सर आपने ये कैसे काट दिया, तो सुनो बेटा, ये √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, 3 को क्या लिखा जा सकता है, √3 × √3, बटे में क्या है √3, तो एक √3 से √3 उड़ी बाबा, √3 × √3 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, डन, 60 डिग्री, 6 की बिंदी 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। अब देखो मेरे दोस्त इसका दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, अल्टरनेट मेथड, तो सेकंड मेथड में अपन क्या करें, हमें थीटा ही ज्ञात करना है, x अक्ष से बनाया गया कोण, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने थीटा का मान ज्ञात कर लिया, कितना है 60 डिग्री, कोई कहता कि नहीं y अक्ष से बनाया गया कोण बताओ, ठीक है, तो अगर इसका मान 60 डिग्री आ रहा है तो y अक्ष से बनाया गया कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री, समझ गए, x अक्ष से बनाया गया कोण निकाल लिया 60 डिग्री, y अक्ष से बनाया गया कोण कितना हो जाता है बेटा 30 डिग्री, ओके, हाँ मास्टर ठीक है बात। अच्छा दूसरा तरीका ये है ना कि हम ये मान ज्ञात कर लें, तो ये वाली लंबाई कितनी, ये वाली लंबाई ज्ञात करना, एक त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, एक त्रिभुज, ठीक है। तो ये x अक्ष की अनुदिश चली गई दूरी, तो
इसकी निर्देशांक कितना है √3, 3। इसका मतलब इस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपने एक्स अक्ष के अंदर कितना चला है √3 चला है, और फिर वाई अक्ष के अंदर कितना चला है बेटा, वाई अक्ष के अंदर आपने चला है 3, वाई अक्ष के अंदर कितना चला आपने 3 चला है। अब आप tan थीटा लिख सकते हो इसमें, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 3 है, इस त्रिभुज में देखो लंब का मान कितना है 3 है, आधार का मान कितना है √3 है। तो tan थीटा बराबर हमने क्या लिख दिया, tan थीटा इक्वल टू 3 को लिख लो √3 इंटू √3 बटे में √3 यो गया, कितना आ गया √3 आ गया। तो थीटा का मान tan थीटा बराबर √3, मतलब थीटा का मान आ गया 6 की बिंदी 60 डिग्री, 6 की बिंदी 60 डिग्री। ठीक है, शुरुआती करें सर हमने सेकंड मेथड से किया है, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। ठीक है, ऐसे देखो कोई भी सवाल अगर अपन एक से ज्यादा तरीके से करते हैं, ठीक है, या करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में, आपके दिमाग के विकास में, आपके दिमाग को खुरापाती बनाने में सहायता करता है। और आईआईटी के लिए रट्टू तो होता नहीं, दिमाग खुरापाती चाहिए होता है, क्योंकि आईआईटी कॉलेज के लोग, या हम कहें जो आईआईटी है, ठीक, आईआईटी जो बॉडी है वो बेसिकली इंसानों को सिलेक्ट नहीं करती है, इंसानों को ब्रेन को सिलेक्ट करती है। किसको सिलेक्ट करते हैं, इंसान के ब्रेन को। उनको दिमाग से लेना देना है, वो दिमाग चुनते हैं कि अच्छे दिमाग कौन कौन से हैं, है ना। आदमी को देख के सिलेक्शन नहीं करते, अच्छा थारो डोला 20 इंच का है, 20 इंच का डोला है भाई, आओ बाहुबली है, हम शक्तिशाली है, हम इसको आईटी में बुला लेते हैं। नहीं बेटा नहीं, आदमी कितना भी दुबला पतला हो, लप्पू जैसा हो, सचिन जैसा हो, झींगुर सा, लेकिन ब्रेन खुरापाती है, दिमाग बढ़िया, सिलेक्ट हो जाओगे। आईआईटी वाले ये नहीं देखते कि तुम्हारी हाइट 6.5 फीट है, 6.5 फीट है तो तुम कॉलेज में आ जाओ, नहीं भाई। अगर तुम्हारी हाइट 3 फीट है लेकिन तुम्हारा दिमाग खुरापाती है तो आईआईटी में आ जाओ भाई। ब्रेन सेलेक्ट करते हैं, ब्रेन खुरापाती या ब्रेन में इंप्रूवमेंट या दिमाग का विकास बेटा कब होता है, जब आप उसको ज्यादा यूज करते हैं सार्थक चीजों में, सही दिशा में। जैसे दिमाग तो बहुत लोग लगाते हैं, हम कमेंट में देख रहे हैं आई लव यू प्रिया, आई लव यू पायल किए जा रहे हैं लोग, ये भी दिमाग लगा रहे हैं, भविष्य की सोच रहे हैं अपना वर्तमान खराब करके। चलिए दोस्तों, अब देखो सरल रेखा के बाद हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं बेटा व्रत की। थोड़ी सी चर्चा किसकी करते हैं बेटा, व्रत की करते हैं। तो व्रत का जो समीकरण होता है, ठीक है, व्रत का समीकरण, ठीक है, तो व्रत को अंग्रेजी में कहते हैं बेटा सर्कल, व्रत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कल। ठीक है, तो हम कहें कि एक ऐसा व्रत जिसका केंद्र के निर्देशांक, ठीक है, व्रत के केंद्र के निर्देशांक व्रत के केंद्र के निर्देशांक h, k है, h, k है, तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या r है, का समीकरण लिखिए, ठीक है। तो याद रखना बेटा इसका समीकरण क्या होता है, ये हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। व्रत से संबंधित बहुत सारी चीजें आपने 11th क्लास के गणित में पढ़ी होंगी, लेकिन हम बस चीजों को थोड़ा सा याद दिला रहे हैं, तो ये याद रखना। r क्या है त्रिज्या, h और k क्या है व्रत के केंद्र के निर्देशांक। व्रत दिखने में कैसा होता है, व्रत दिखने में कैसा होता है भैया, ऐसा होता है व्रत दिखने में, ये देखो व्रत की फोटो भी बना दी, क्या बना दी व्रत की फोटो, ठीक है, ये व्रत है, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा r, और केंद्र के निर्देशांक कितने हैं h, केंद्र के निर्देशांक है बेटा h, k, ठीक है। अच्छा अब देखो अपन को जो कॉमन व्रत देखने को मिलता है फिजिक्स में, इसमें बेटा फिजिक्स में कॉमन व्रत देखने को मिलता है, ठीक है, तो उसका केंद्र इन जनरल मूल बिंदु होता है, ठीक है। ऐसे ये भी मिल सकता है, इसका भी हमें जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ज्यादातर जो हमें जरूरत पड़ती है तो हम कहेंगे यदि व्रत का केंद्र केंद्र से लिखा जाता है, हाँ सही लिखा है, केंद्र 0,0 है, त्रिज्या r है, त्रिज्या कितनी है बेटा, त्रिज्या r हो तो व्रत का समीकरण, r हो तो व्रत का समीकरण। तो आप इंसर्ट वालोगे कैसे, ये x माइनस 0 का होल स्क्वायर, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक 0,0 है, अर्थात h का मान 0, k का मान 0, आप हो हीरो, हाँ तुमको हीरो हीरोइन बनने का ही शौक है, ठीक है, ये आपको समीकरण मिल गया। अब देखो भिन्न भिन्न प्रकार के समीकरण अगर दिए हैं आपको तो पहचानने का तरीका, भिन्न भिन्न प्रकार के आपको समीकरण दिए गए तो पहचानने का तरीका, ठीक है, कि कौन सा समीकरण किस चीज का है। तो मैंने आपको बताया सरल रेखा में x की घात 1 y की घात 1, दो चर हैं x y, कितने चर हैं बेटा, 2 x और y। तो अगर x और y दोनों चरों की घात 1 1 है तो क्या बनता है भैया, क्या बनता है, सरल रेखा। सरल रेखा व्रत में क्या होता है, व्रत में क्या होता है, नोट, व्रत पहचानने का तरीका, व्रत है ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, इसको याद रखोगे तो फिर गलती नहीं करोगे। व्रत का समीकरण पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समीकरण देखो, चीजें देख के ही पता चल जानी चाहिए, समीकरण को देखो गौर से, हो समीकरण, जैसे समीकरण को देखो तो समीकरण को चिल्लाना चाहिए कि हम किसके समीकरण हैं, समीकरण खुद बोलेगा कि हम किसके समीकरण हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें x व y दोनों की घात 2 होना चाहिए, घात कितनी होनी चाहिए, 2। दूसरा पॉइंट अभी अधूरा है, अभी एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, दूसरा पॉइंट, ठीक है, x स्क्वायर व y स्क्वायर के गुणांक बराबर होना चाहिए, गुणांक बराबर होना चाहिए, बराबर होना। x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो गुणांक हैं वो बराबर होगा नहीं होना, x स्क्वायर y स्क्वायर के गुणांक बेटा बराबर होना, ठीक है। जैसे हम कहें कि बताओ 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 12, क्या ये व्रत का समीकरण है, व्रत का समीकरण है। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना याद रखा है कि x की घात 2 होना चाहिए, y की घात 2 होना चाहिए, x की घात 2 होना चाहिए और y की घात 2 होना चाहिए, तो वो गलत कर बैठेगा, वो गलत कर बैठेगा। क्यों, देखो यहाँ पर भी x की घात 2 है, y की घात 2 है, लेकिन गुणांक बराबर नहीं है, ये व्रत का समीकरण नहीं है भैया, ये समीकरण दीर्घ व्रत का है, ये व्रत का नहीं है। तो x स्क्वायर y स्क्वायर के बेटा गुणांक भी बराबर होना चाहिए, बी केयरफुल, कैसे अपन पहचानेंगे। तो ये हमें जरूरत पड़ती है इतनी सी व्रत की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा दीर्घ व्रत, दीर्घ व्रत, दीर्घ व्रत की भी बेटा हमें जरूरत पड़ती है। याद करो 11वीं क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, उसमें केपलर का पहला ही नियम है
क्या है वो नियम कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में लगाते हैं। किसमें? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। और अगर वृत्त की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है तो दीर्घवृत्त का उपयोग करवा सकते हैं, दीर्घवृत्त की प्रॉपर्टीज का उपयोग करवा सकते हैं बेटा सवालों में। तो आपको बेसिक जानकारी इसके बारे में होना ही चाहिए, बेसिक जानकारी बेटा होना ही चाहिए दीर्घवृत्त के बारे में। दोस्तों पापी अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में इसको कहते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं बेटा? इलिप्स बोलते हैं पापी अंग्रेजों की भाषा में। ये दिखने में कैसा होता है मास्टर? हमने कहा देखो देखो ऐसा होता है दिखने में, ये दिखने में ऐसा। व्रत है ना, उसको दबा दो, व्रत को चाप दो। चापना मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं दबाना, दबाने को। अगर व्रत को दबा देते हैं ऐसे तो दीर्घ व्रत बन जाता है। ठीक है, इसमें दो अक्ष होती है, ये छुट्टी वाली अक्ष और ये बड़ी वाली अक्ष। छुट्टी वाली अक्ष को क्या बोलते हैं बेटा? दीर्घ अक्ष। इसको क्या कहते हैं बेटा? दीर्घ अक्ष। और बड़ी वाली है तो दीर्घ अक्ष, और छुट्टी वाली है तो उसको अपन क्या कहते हैं? लघु अक्ष। लघु अक्ष। जैसे अपनी संख्याएं नहीं होती, संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक लघु संख्या और एक दीर्घ संख्या। हाँ, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है वो दीर्घ संख्या, जिसमें टाइम कम लगता है वो लघु संख्या। ऐसा तुम ऐसे कितने लोग सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं? एक बार थम्स अप खेलना। तो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो आपने जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनमें हिंदी माध्यम के लिए सरस्वती स्कूल ही ज्यादातर होता है। कितने लोग पढ़े हैं? थम्स अप करो, कितने लोग सरस्वती स्कूल पढ़े? थम्स अप करना। जो नहीं पढ़े वो थम्स डाउन। आ जाओ, ठीक है, जल्दी करते ना, फिर ध्यान देते हैं, है ना। अच्छा, तो इसका जो समीकरण अपन लिखते हैं वो कुछ इस प्रकार से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ प्लस साइन आता है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर नहीं है। एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है बेटा? 1 अपॉन ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 अपॉन वी स्क्वायर, 1 अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए और बी क्या होते हैं बेटा? तो ए होता है अर्ध दीर्घ अक्ष, ये ए हो गया भैया, और बी क्या होता है? अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष। 57% पढ़े हैं भाई सरस्वती स्कूल में, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ओके, तो ये समीकरण हो गया। और फोटो ऐसी होती है इसकी, बरोबर। मेन पॉइंट क्या? मेन पॉइंट क्या? नोट, नोट में बेटा मेन पॉइंट क्या है? एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर नहीं होते हैं, गुणांक बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एक्स स्क्वायर व वाई स्क्वायर दोनों का जो साइन कैसा होता है? बीच में प्लस साइन होता है, के बीच, या आप ऐसे लिख लो कि दोनों के चिन्ह कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, के बीच प्लस चिन्ह होता है, प्लस पॉजिटिव साइन होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के गुणांक बराबर नहीं होने का, और साथ साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जो बीच चिन्ह है वो कैसा हो गया है? पॉजिटिव। कैसा हो गया है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको अगर फोटो दी है तो ग्राफ लिखना आना चाहिए, और ग्राफ अगर दिया है तो उसका फोटो है ना बनाना आना चाहिए। ठीक है, या फोटो देख के पहचान में आना चाहिए कि अच्छा तुम दीर्घवृत्त हो, समीकरण देख के भी समझ में आना चाहिए कि तुम दीर्घवृत्त हो। ओके, ओके माय डियर फ्रेंड्स। नैतिक बेटा नहीं, नहीं, नेगेटिव साइन नहीं, नेगेटिव साइन नहीं। ए बी कैसे पता चलेंगे? वो तो सवाल में दिया होगा, समीकरण देंगे सवाल में दिया हुआ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आओ एक एग्जांपल करवा देते हैं, एग्जांपल ए और बी की जानकारी सवाल में दी हुई होगी। जैसे हमने आपको एक ग्राफ दिया, हमने क्या दिया? आपको एक ग्राफ दिया। ठीक है, इस ग्राफ में मैंने आपको बता दिया ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई हमने आपको बता दी। ठीक है, ये वाली लंबाई मैंने आपको दे दी है कितना? 12 मीटर। ये लंबाई कितनी दी गई है? 12 मीटर। ठीक है, और साथ साथ मैंने ये वाली लंबाई दे दी है, ये वाली लंबाई दे दी 18 मीटर, 18 मीटर। ठीक है, अब हम आपसे कहेंगे इसका समीकरण लिखो, अब हम आपसे कहेंगे इसका समीकरण लिखो। बड़ी आसानी से लिख लोगे, ए और बी का मान डिसाइड करना है, ए और बी का मान डिसाइड करना है। तो बेसिकली अच्छा चलो ए और बी का मान आप बता दो जल्दी कमेंट में, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, लेट हो रहा है, लेट। बेटा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना तो खुद से करना है। अब इतनी चीजें अपन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में है क्या? ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं 9 से 10 से। हम तो वो चीजें यहाँ पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो आप 9 10 में नहीं पढ़ते हैं, 11 12 में पढ़ते हैं। तो देखो ये क्या है बेटा? लघु अक्ष है, तो लघु अक्ष की लंबाई कितना? 2b। देखो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक का b, तो ये भी लंबाई कितनी होगी बेटा? b ही होगी। तो इसकी लंबाई, कुल लंबाई b, और इसकी कुल लंबाई, सॉरी इसकी कुल लंबाई 2b, लघु अक्ष की, लघु अक्ष की कुल लंबाई 2b, दीर्घ अक्ष की कुल लंबाई कितना बेटा? 2a। कुल लंबाई कितना होता? 2a होता है। यहाँ से यहाँ तक का a, यहाँ से यहाँ तक का a। ठीक है, वास्तव में ये क्या है? अर्ध दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष का आधा, दीर्घ अक्ष का आधा, तो पूरा दीर्घ अक्ष कितने का? 2a का होगा। तो भाई 2b की वैल्यू कितनी दी गई है? 12, और 2a की वैल्यू कितनी दी गई है? 18। तो a का मान ओ नहीं 9, b का मान 6, b का मान कितना आ गया? 6। तो हमें a और b के मान मिल गए, तो इसका समीकरण कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर लिखते हैं, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1 लिखा जाता है। तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट? 9 का वर्ग, प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का वर्ग इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। ये समीकरण हो जाएगा भैया, ये समीकरण हो जाएगा। फटाफट एक बार 0 1 खेल जाओ तो फिर हम आगे बढ़े, है ना। आप खेलते रहना, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ए और बी के मान आपको सवाल में दिए जाएंगे। ओके, चलिए बेटा ये समीकरण होगा। एक आदमी लिख रहा है 2x प्लस 5/3y इक्वल टू 36, पगलेट होगा। थम्स अप खेल जाओ बेटा, जिनको बात क्लियर है वो थम्स अप, कंफ्यूजन है तो थम्स डाउन, हमें पता चले कि आप कितने टच में हो। देखो अब अपन बात करते हैं दीर्घवृत्त के बाद। दीर्घवृत्त का भाई और क्या होता है? अति परवलय, अति परवलय, अति परवलय। तो इसको दुष्ट पापी अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में क्या कहते हैं अपन? हाइपरबोला। कौन बोला? कौन बोला? हाइपरबोला। ठीक है,
तो इसका जो समीकरण होता है अपन कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये हमें उतना काम नहीं आता है फिजिक्स में। फिजिक्स में बेटा हमें उतना काम नहीं आता है। पहचानने का तरीका क्या, कि ये इलिप्स और अतिपरवलय भाई बहन है, भाई बहन है ना, बस एक का चिन्ह पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, समीकरण बिल्कुल एक जैसे। तो अपन उसमें लिख चुके हैं इलिप्स में दीर्घवृत्त में के बीच में प्लस चिन्ह आना चाहिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है बेटा, माइनस का चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है बरखुरदार, माइनस का चिन्ह आता है। लेकिन इसकी जरूरत हमें ज्यादा नहीं पड़ती, इसकी हमें जरूरत बेटा नहीं पड़ती। ठीक है, काम की चीज, काम की चीज ये अपन को बहुत जरूरत पड़ती है। काम की चीज, काम की चीज, काम की चीज बेटा अपने लिए क्या होता है, समकोणीय अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय, अतिपरवलय, समकोणीय अतिपरवलय, ये काम की चीज होती है बेटा। और इसका जो समीकरण होता है, इसका समीकरण हम अपन ऐसे लिखते हैं दोस्त, इसका समीकरण लिखा जाता है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x इंटू वाई बराबर कॉन्स्टेंट है। ये हम कहें x व्युत्क्रमानुपाती है y के, या y व्युत्क्रमानुपाती है x के, y व्युत्क्रमानुपाती 1/x। ठीक है, अगर इस प्रकार के समीकरण आपको देखने को मिलता है तो ये समकोणीय अतिपरवलय हो गए, ये हमें काम आता है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हमारे काम का होता है। तो इसकी फोटो वोटो कैसे बनती है वो भी अपन बना के देख लेते हैं जल्दी से। और हमें फर्स्ट तत्वफांस में ही जरूरत पड़ती है, सेकंड में भी नहीं पड़ती भाई। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाता है, सेकंड बोले तो थर्ड में इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाता है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, इस तरीके से आप यहाँ पर भी बना सकते हैं वैसे ऐसे, बरोबर। बेटा पोल नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हमने बोला हुआ है, समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके चलिए, तो समीकरण एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट समकोणीय अतिपरवलय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट या 22 व्युत्क्रमानुपाती एक्स के या एक्स व्युत्क्रमानुपाती वाई के। ठीक है, और यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से देखने को मिलता है आपको। ओके चलिए, ओके अब हम आगे बढ़ेंगे। 11th क्लास में बेटा मैथमेटिक्स में चीजें होती है, बहुत डिटेल में पढ़ते हो, हम तो उतनी बता रहे हैं जितनी की हमें जरूरत पड़ती है, जितनी की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलता है, परवलय, परवलय, बस पहचानने का तरीका, परवलय, जिसको दुष्ट अधर्मी अंग्रेजों की भाषा में अपन क्या कहते हैं, पैराबोला, पैराबोला। इसको भी आपने बेटा कूद कूद के पढ़ा होगा 11th क्लास के गणित में। हमें जो जरूरत पड़ती है फिजिक्स में उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। तो इन जनरल इसमें मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पर मेन पॉइंट है ना, नोट कि एक्स वाई दोनों में से एक चर की घात एक होना चाहिए और दूसरे चर की घात 2। ठीक है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई चरों में से एक चर की घात, एक चर की घात 1 तथा दूसरे चर की घात, दूसरे चर की घात 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके समीकरण कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं अलग अलग। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस या माइनस कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, या x इज इक्वल टू प्लस या माइनस टाइम्स वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसमें अपन थोड़ा डिटेल में चलें, डिटेल में चलें, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर की ओर खुलने वाला है ना, ये प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है ना, इक्वल टू नहीं, y समानुपाती लिख देता हूं, चलो समानुपाती एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट टाइम्स है ना, कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है। तो ये होता है बेटा ऊपर की ओर खुलने वाला परवलय, ऊपर की ओर खुलने वाला परवलय, खुलने वाला परवलय, परवलय, परवलय खुलेगा कहां, ऊपर की ओर। अगर इसकी फोटो देखना चाहोगे सर फोटो कैसे बनेगी, तो इसकी फोटो भी देख लो भैया। और इसकी डिटेल एनालिसिस तो बेटा आपने 11th क्लास में गणित में पढ़ी होगी, और जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी उनको मेरे से ज्यादा परवलय अतिपरवलय ये आता होगा, मेरे से ज्यादा व्रत आता होगा, मेरे से ज्यादा सरल रेखा के बारे में आता होगा, अगर आपने गणित में इसको पिछला ढंग से पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सेस और ये हमारा एक्स एक्सेस। ठीक बा, चलिए ये ऐसा बनेगा, ऊपर की ओर खुलने वाला परवलय, ऊपर की ओर खुलने वाला परवलय। ठीक है, और अगर है ना, ये समीकरण किसका, ये समीकरण हो गया y इज इक्वल टू यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर ऐसा ग्राफ है दोस्त, मेरे दोस्त ऐसा, तो ये समीकरण किसका है, y इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर। सी पॉजिटिव है, सी क्या है बेटा, यहाँ पे हमने कोई पॉजिटिव कांस्टेंट लिया है। ठीक है, ये यहाँ कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, 2 4 6 8 है ना, सी टाइम्स कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट टाइम्स वाई स्क्वायर, कांस्टेंट टाइम्स वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो ये समीकरण इसका होगा, नीचे की ओर खुलने वाला परवलय। अब ये तो इसके ग्राफ हो गए। अब अगर x इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स वाई स्क्वायर है तो इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस कुछ कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, तो ये दाएं और बाएं ओर खुलने वाले परवलय हो गए। अच्छा बनो, चलो बन गया। तो ये वाला समीकरण होगा x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टाइम्स वाई स्क्वायर का, और ये वाला परवलय होगा बेटा किसका, किसका, x इज इक्वल टू पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स वाई स्क्वायर का, पॉजिटिव कांस्टेंट टाइम्स वाई स्क्वायर। देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो परवलय प्लस में खुलेगा। ठीक है, ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो ये कहां पर खुलेगा बेटा, प्लस x में। अगर x इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस का प्लस साइन है, ठीक है, तो ये प्लस y में खुलेगा, प्लस y में। माइनस साइन है तो नीचे खुलेगा, माइनस साइन है तो नीचे खुलेगा। और यहाँ पर अगर माइनस साइन है दोस्त, यहाँ पर माइनस साइन है
एक्स बराबर बाई स्क्वायर में, एक्स बराबर बाई स्क्वायर टाइप में माइनस साइन है तो माइनस एक्स में खुलेगा, माइनस एक्स में खुलेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसकी घात एक है उसकी ओर खुलता है ना। कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ऊपर खुलने वाला, या इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि लेफ्ट राइट खुलने वाला परवलय है या ऊपर या नीचे खुलने वाला परवलय है। तो देखो बेटा, जिसकी घात कम होगी एक्स वाई में से, जिस चर की घात कम होगी परवलय उसकी उस अक्ष के अंदर से परवलय उस अक्ष के अंदर से खुलेगा। तो यहाँ पर एक नोट डाल सकते हैं आप बेटा, ये चीजें ये याद रखना है ना पॉइंट्स, कि ग्राफ कैसा दिखता है, समीकरण क्या होता है, ग्राफ कैसा दिखता है और समीकरण कैसा होता है। ठीक है, क्या रॉन्ग हो गया बरकुटार, क्या गड़बड़ हो गया? यहाँ पर हम y का मान पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, x का मान पॉजिटिव ही आना है, बिल्कुल सही है, x का मान पॉजिटिव ही आएगा। अरे 4ay वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, 4ay है ना, उससे हम कांस्टेंट लिख रहे हैं ना, हमें कांस्टेंट से मतलब है, हमें किससे मतलब है बेटा, कांस्टेंट से। कोई कह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अच्छा चलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay किधर को खुलता है? अगर आप ये परवलय कह रहे हैं ये किस तरफ खुलता है, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट। तुम कैसे गजब गजब रट्टू हो यार, बहुत रट लेते हो। ये देखो पगला कह रहा है 3D में, भैया ये 2D है, 2D द्विविमीय ज्यामिति है, 3D में कैसे बता रहे हैं? द्विविमीय ज्यामिति है, कैसे बता रहे हैं 3D में पगलेट? 3 डायमेंशनल ज्यामिति होती है, गोला, शंकु, घन, घनाभ। तो ये कहाँ खुलेगा? ऊपर खुलेगा। तो अब ये देखो किस टाइप का समीकरण है, ये y समानुपाती x स्क्वायर जैसा है ना भाई, y समानुपाती x स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मारो गोली। तो समीकरण क्या लिखा है, y समानुपाती x स्क्वायर, हमने कहा बनाए हैं y समानुपाती x स्क्वायर, तो कहाँ खुलेगा? ऊपर। क्या रटन विद्या लगाते हो तुम कि सर हमने पढ़ा था x स्क्वायर था, y उधर था। अरे भैया क्या फर्क पड़ता है इससे, तुम चंपक लालो, कौन से लालो? चंपक लाल, है ना। जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर समानुपाती भाई, हम ऐसे लिख लेते हैं y समानुपाती x स्क्वायर, और हमें फिजिक्स में इस टाइप की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए हम इस टाइप से बता रहे हैं, है ना। सभी सही है, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। गलत है थारो सोचने को तरीको, तो भाई अपने सोचने का तरीका सुधारो, यहाँ पर कुछ गलत ना है बेटा। यही है तुम मैथ्स में तुमने ऐसे पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, हम क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कुछ कांस्टेंट है, यहाँ कुछ कांस्टेंट है, इनटू भाई, तो ये एक्स स्क्वायर समानुपाती भाई, एक्स स्क्वायर समानुपाती भाई। अब एक्स स्क्वायर समानुपाती भाई है तो हम y समानुपाती एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। तुम ये रट के बैठे हो कि सर एक्स स्क्वायर वाले घर होता है, y वाला घर होता है, बेटा हमें इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है, इस टाइप की हमें जरूरत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, अब देखो कभी अगर भूल जाओ तो मैं नोट लिखवा रहा हूँ, भाई, है ना। फिर अभी सवाल करवाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। नोट क्या है कि जिस चर की घात 1 होती है, घात 1 होती है, दो चर हैं, एक चर की घात 1 और दूसरे चर की घात 2, तो जिस चर की घात 1 होती है परवलय उस चर के अक्ष के अनुदिश खुलता है, अक्ष के अनुदिश खुलता है, ये याद रखना, अनुदिश खोलेता है, उस अक्ष के अनुदिश बेटा खुलता है परवलय। ठीक है, अब देखो इसका एप्लीकेशन मैं बताता हूं। जैसे हमने कहा y इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर, या चलो प्लस 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो ये या तो प्लस x के अनुदिश खुलेगा या प्लस y के अनुदिश, प्लस x के अनुदिश या प्लस y के अनुदिश खुलेगा। ओके, अब चर इसमें y की घात कितनी है सर? 1 है, y की घात कितनी है मास्टर? y की घात 1 है, तो जिस चर की घात 1 होती है उसके अनुदिश खुलेगा। तो देखो ये हमारा x अक्ष, हमारा y अक्ष, कहाँ खुलना चाहिए इसको? y की घात 1 है, y की घात 1 है, तो y अक्ष के अनुदिश खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा भैया। y का मतलब ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे। ठीक है, ये ऊपर की ओर खुलेगा। अगला एग्जांपल, जिन्हें लग रहा है ना रॉन्ग है, अभी खुद ही आंसर बताओ, है ना। ये एग्जांपल है ना, पहचानने का तरीका। तुम ऐसे हो, मान लीजिए यहां पर एक आदमी की फोटो बना दूंगा, ये आदमी है भैया, ठीक है, ये आदमी है और इस आदमी का नाम है आलिया भट्ट, इस आदमी का नाम क्या है? आलिया भट्ट। तो तुम ऐसे देखोगे, हम कहेंगे बताओ ये आदमी कौन है, तो आप कहोगे आलिया। आप क्या कहोगे? ये तो आलिया है, आलिया। अब हम कहें कि अगर यही इस तरीके से मान लीजिए लेट जाए, इधर लेट जाए, अब हम इसका नाम पूछें, इसका नाम बताओ, इसका नाम, तो तुम कहोगे सर ये तो आलिया ही नहीं, ये तो आलिया है ही नहीं, क्योंकि आलिया तो ऐसी होती है, आलिया तो ऐसी होती है, ये आलिया नहीं है, ये आलिया नहीं है, ये रामू है, रामू भाई, ये खड़ी आलिया है, ये पड़ी आलिया है, दोनों ही आलिया है भाई। तो तुम इतना समीकरण, चाहे हम y समानुपाती x स्क्वायर लिखें या x समानुपाती y स्क्वायर, या हम x स्क्वायर समानुपाती y लिखें, बात तो एक ही है। क्यों? जो लोग कह रहे हैं ना रॉन्ग, समझ नहीं पा रहे हैं चीजों को, तो उनको ये है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट, और तुम भट्ट गवार, इसके नाम के बाद भट्ट लगता है आलिया भट्ट, और तुम्हारे नाम के पहले भट्ट लगेगा, भट्ट गवार। भट्ट गवार जानते हो? देखो ये प्रभु, हे प्रभु, एक बालक लिख रहा है सर ये आलिया है और ये सोलिया है, ये आलिया है, ये सोलिया है। नारायण नारायण भाई, मैंने पिछले जन्म में ना बहुत पुण्य किए होंगे, बहुत सारे पुण्य किए होंगे, जो मुझे इस जन्म में आप जैसे प्यारे प्यारे खुरापाती बच्चों से रूबरू होना पड़ रहा है। चलो, है ना बेटा, दोनों का मतलब एक ही है, आपने मैथ्स में हो सकता है इस तरीके से पढ़ा हो, ठीक है। अब ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है, हमें फिजिक्स में इस टाइप की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ओके, चलो
अच्छा अब देखो अब बताना भाई, हमने कहा आप आंसर बताओ, आपको जो ज्ञान है उसके अनुसार आंसर बता दो। हमने समीकरण लिखा x इज इक्वल टू 6y², x इज इक्वल टू 6y²। अब आप बताओ ये वाला पैराबोला किधर को खुलेगा, ये परवलय किधर, देखो हमें 6 से, जैसे यहाँ 3 था, 6 और 3 से कुछ लेना देना नहीं है, 6 और 3 से कुछ लेना देना नहीं है, आप तो डिसाइड करो ये वाला पैराबोला जो मैंने लिखा है वो किस अक्ष के अंदर खुलेगा। कुछ घन चक्कर लोग अभी भी ऊपर नीचे खेल रहे हैं, तो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि जिस चर की घात 1 होगी उसके अंदर खुलेगा। तो घात 1 किसकी है भैया, x की घात 1 है, तो हमें ये तो क्लियरिटी आ गई है बेटा, हम इतने तो श्योर हो गए हैं कि ये x अक्ष के अंदर खुलने वाला है, x अक्ष के अंदर खुलने वाला है। अब प्लस x है माइनस x, तो यहाँ चिन्ह देखो कैसा है, उसने लगा तो प्लस का है, तो ये प्लस x अक्ष के अंदर बेटा खुलेगा, कहाँ खुलेगा, प्लस x अक्ष के अंदर। क्या ये बात क्लियर है? अब क्या ये बात क्लियर है? आप जल्दी, कितने लोगों को बात क्लियर है? अब हम सब समझाऊं खेल जाओ, आलिया सोलिया, तो हमने पिछले पेज पर भी यही ग्राफ बताए, थम्स अप थम्स डाउन खेलो। जिन लोगों को बात क्लियर है वो थम्स अप पर टिक करेंगे, जिनको अभी भी कन्फ्यूजन है वो थम्स डाउन। हम देखें कि कितने लोग यहाँ पर आलिया भट्ट हैं और कितने लोग भट्ट गवार हैं। वेरी गुड वेरी गुड, कम लोग हैं भट्ट गवार, 5% लोग ही हैं, इंटेलिजेंट लोग ज़्यादा है, 95% इंटेलिजेंट है भाई। अब देखो बेटा ये जो चीज़ अपन ने पढ़ी है, पहचानने का तरीका देखिए, सब कुछ देख लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़, अगर मैं यही माइनस साइन लगा देता, यहाँ माइनस साइन लगा होता तो ये वाला ग्राफ बन जाता, माइनस एक्स की तरफ खुलता, खुलना x की तरफ है, x की घात 1 है तो खुलना x की तरफ है, प्लस x है माइनस x, वो यहाँ का चिन्ह डिसाइड करता है, यहाँ का चिन्ह डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस चिन्ह होता तो माइनस x के अंदर खुलता, या हम क्या यहाँ पर माइनस चिन्ह होता, यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तो ये इस तरीके से खुलता, कैसे खुलता बेटा, ऐसे खुलता, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें इसकी फिजिक्स में किस प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, फिजिक्स में किस प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं। अब फिजिक्स में एक्स वाई में नहीं खेलते अपन, फिजिक्स में एक्स वाई में नहीं खेलते अपन, फिजिक्स में अलग भौतिक राशियां का उपयोग करेंगे। फिजिक्स में क्या होंगी बेटा, भौतिक राशियां होंगी। कौन सी राशियां होंगी बेटा, भौतिक राशियां, ठीक है। अच्छा अब परवलय का समीकरण सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ऐसा भी हो, ऐसा ही हो, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, इस प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी परवलय ही है, अपन को घात कौन सी देखनी है बेटा, अधिकतम घात, है ना। आप चाहो तो मैं इसमें और कनेक्ट कर दूं कि जिस, अच्छा करेक्ट कर दूं यहाँ पर कि x y चरों में से एक चर की घात 1, एक चर की अधिकतम घात 1 और दूसरे की अधिकतम घात, है ना, ये अधिकतम घात की बात हो रही है ना, ध्यान देना बेटा। हम अगर कभी भी फंक्शन देखते हैं कोई तो उसमें अधिकतम घात देखते हैं, ठीक है। जाओ तो यहाँ पर एक नोट और लिख लो कि हम अधिकतम घात देखते हैं, चरों की अधिकतम घात देखी जाती है समीकरण पहचानने के लिए, अधिकतम घात देखी जाती है, चाहे कोई भी समीकरण हो, वृत्त का समीकरण हो, परवलय का हो, अतिपरवलय का हो, कोई भी समीकरण है, अपन कौन सी घात लेके चलते हैं, अधिकतम वाली घात, ठीक है। जैसे है ना, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हम आपसे कहें कि वृत्त का समीकरण लिखो, एग्जांपल, वृत्त के समीकरण का एग्जांपल है ना, ये वृत्त के साथ ही बता रहा हूँ, हमने वृत्त कहाँ पढ़ा था भैया, यहाँ पढ़ा था, ठीक है। हम वृत्त का समीकरण लिखवाते हैं, केंद्र कहाँ पर है वृत्त का, केंद्र है 2,3 पर, 2,3 पर, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, 6 मीटर। तो वृत्त का समीकरण लिखिए, वृत्त का समीकरण लिखिए, लिखो बेटा, आप अपनी खुद की पर्सनल कॉपी में लिखो वृत्त का समीकरण, लिखो बेटा जल्दी से। सर बैकग्राउंड की आवाज आ रही है, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कैसी आवाज आ रही है बैकग्राउंड से? बेटा आदित्य कुमार, आवाज आ तो रही है, अरे इधर से कुछ आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है क्या, मतलब या बेटा खुला है क्या? लिखो बेटा वृत्त का समीकरण। तो सर वृत्त का जो सूत्र होता था x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हम ऐसा लिखा करते थे, ठीक है। तो x ये केंद्र के निर्देशांक h के क्या होते थे, केंद्र के निर्देशांक, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 6 स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, चलो तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x इज इक्वल टू 36 तो अल्टीमेटली समीकरण आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 9y, ये वाई पगले अमित, नहीं 9y नहीं 6y और 9 और 4 13 उधर गया, इज इक्वल टू 23, यस इज इक्वल टू 23, यही आ रहा है समीकरण इस तरीके से। अब मैंने कहा कि सर भाई ये समीकरण वृत्त का है, आप कहोगे कि सर हमको तो सरल रेखा का लग रहा है, हमने कहा क्यों लग रहा है तुमको सरल रेखा का, तो आपका जवाब होगा कि सर आपने बताया था कि अगर एक चर की घात 1 है और दूसरे की भी घात, दोनों चरों में से दोनों चरों की घात 1 है तो सरल रेखा होती है। तो मास्टर देखो x की घात 1 है, y की घात 1 है, सरल रेखा होना चाहिए, तो हम कहेंगे ना लल्ला
ना लल्ला ना, सरल रेखा नहीं। हम अधिकतम घातों को देखते हैं। किसको देखते हैं? अधिकतम घातों को। इसकी घात कितनी? 2, इसकी भी घात कितनी? 2। बी केयरफुल, बी केयरफुल। हम किसको देखते हैं बेटा? अधिकतम घातों को। ओके, है ना? तो ऐसे मत देख लेना, क्योंकि फिर तो आप इस लॉजिक से इसको परवलय भी बना सकते हो कि आप कहोगे कि सर देखो एक चर की घात कितना है? यहाँ x की घात 1 है और y की घात 2 है। x की घात 1 है, y की घात 2 है। तो एक चर की घात 1, दूसरे चर की घात 2। हम कहेंगे ना लल्ला ना, हम अधिकतम घातों को देखते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है। अब जैसे जैसे आपने समीकरण पढ़ा होगा x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। ठीक है, तो क्या ये समीकरण वर्ग समीकरण है? ये वर्ग समीकरण है क्या? क्योंकि आप अगर दिमाग लगा तो देखो सर जी y की घात 1 है, x की घात 2 है, तो ये तो परवलय हुआ। ये हम क्या वर्ग समीकरण हुआ है? परवलय हुआ, वर्ग समीकरण हुआ है। तो ये बेटा वर्ग समीकरण नहीं है, परवलय नहीं है। हम कौन सी घात देखते हैं? अधिकतम। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये 3 घात की पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 3 घात का बहुसमीकरण है। ये 3 घात का बहुसमीकरण है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हम अधिकतम घातों को देखते हैं। अधिकतम घातों को जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 है। ठीक है, तो बताओ ये सरल रेखा है क्या? क्योंकि कोई विद्यार्थी दिमाग लगा सकता है y की घात 1 x की घात 1 सरल रेखा, सरल रेखा का ना बेटा ना। अधिकतम घात y की अधिकतम घात 1 है और x की अधिकतम घात 2 है, तो एक चर की अधिकतम घात 2, दूसरे की अधिकतम घात 1। तो बेटा ये क्या होगा? एक वर्ग समीकरण होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका ग्राफ बनेगा परवलय। इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? परवलय बनेगा। ओके बेटा, आवाज में समस्या आ रही है क्या? बगल वाले स्टूडियो की आवाज आ रही है, मतलब ऐसा है यार भाई, बगल वाले स्टूडियो की आवाज आ रही है, तो कमेंट में देखो एक बार। पता नहीं है, नहीं पता। टीवी चल रही है ए मुर्गा, अलार्म तुम बजना बंद करो। चलिए चलिए दोस्तों, नहीं बढ़िया बढ़िया, आवाज आवाज बढ़िया, बी केयरफुल। अब देखो बेटा, इनका फिजिक्स में कैसे उपयोग आता है। ठीक है, हमने सब समझ लिए, सब पढ़ लिए। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जल्दी से ये ग्राफ बहुत काम आएंगे बेटा अभी अपन को। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बताओ क्या है? y इज इक्वल टू हम कहें कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर, बताओ क्या है? हमने कहा x इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स y स्क्वायर। ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग 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 आर स्क्वायर, बताओ ये किसका समीकरण है? हमने कहा एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, बताओ ये किसका समीकरण है? हमने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बताओ ये किसका समीकरण है? हमने कहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बताओ ये किसका समीकरण है? हमने ये चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, तो भैया ये है सरल रेखा। ये किसका समीकरण है बेटा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ये किसका समीकरण है? पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला। ये किसका समीकरण है? पैराबोला, पैराबोला। ये किसका समीकरण है बेटा? पैराबोला का। ये किसका समीकरण है बेटा? सर्कल का, सर्कल का। ये किसका समीकरण है? रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किसका समीकरण है भैया? ये समीकरण है एलिप्स का। ये समीकरण है एलिप्स का, और ये वाला समीकरण किसका है? हाइपरबोला, जनरल हाइपरबोला, हाइपरबोला। ठीक है, अब कमेंट में बताना बेटा कि ये वाला जो परवलय है वो किस अक्ष के अंदर खुलेगा। ये वाला परवलय किस अक्ष के अंदर खुलेगा, मतलब ये सही बता दो किस अक्ष के अंदर खुलना चाहिए। दो होती ऊपर नीचे मतलब y अक्ष के अंदर, लेफ्ट राइट मतलब x अक्ष के अंदर। लेफ्ट राइट बोले तो x अक्ष के अंदर, ऊपर नीचे बोले तो y अक्ष के अंदर। बताओ जरा ये किस अक्ष के अनुदिश खुलेगा? x अक्ष के अंदर। वेरी गुड, है ना? प्लस x में भी माइनस x में भी कहीं भी खुल सकता है, लेफ्ट राइट कहीं भी खुल सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ चिन्ह पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हम दोनों चिन्ह लेके बात करें तो हम कहेंगे x अक्ष के अंदर खुलेगा, x अक्ष के अंदर खुलेगा। अब तो बात क्लियर है बेटा सभी को? आप ही सब लोग आंसर बता रहे हो और हमको बोल रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हो। क्या कह रहे थे हमको कि सर आप गलत बता रहे हो? पागलू हो क्या? हम गलत बताएंगे? बेटा एक बार तुम्हारे घर वाले भविष्य में तुम्हारी शादी गलत लड़की से करवा सकते हैं, लेकिन हम इस क्लास में, तो इस क्लास में क्या किसी भी क्लास में आपको कोई गलत चीज नहीं बताएंगे, गलत चीज नहीं बताएंगे बेटा। सही कह रहा हूं। चलिए, है ना? ये नाम हिंदी में मैं पहले बता चुका हूं, कुछ बच्चों को लगेगा सर हिंदी में पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश में क्या लिख दिए? बेटा हम हिंदी में पहले लिख चुके हैं, एक बार हमने अंग्रेजी में भी लिख दिए। अंग्रेजी में कुछ हो जाए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट होता है, वही लिखा है। अच्छा, अब देखो सवाल फिजिक्स में कैसे, फिजिक्स में कैसे हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हमने कहा काइनेटिक एनर्जी व वेग मतलब के बीच ग्राफ बनाइए, बीच ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाओ। समझना, पूछा एक्स वाई में नहीं जाएगा फिजिक्स में, फिजिक्स में एक्स वाई में नहीं पूछा जाएगा। फिजिक्स में भौतिक राशियां होंगी, फिजिक्स में क्या होंगी बेटा? भौतिक राशियां। सर जिम ने जाना है क्या तुम? इतनी जल्दी जिम का टाइम हो गया तुम्हारा? इतना जल्दी जिमना है तुम्हें? चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, कैसा बनेगा, है ना? कैसा बनेगा? साथ दोगे मेरा? साथ दोगे बनाने में? तो देखो पहला मैं बनवाता हूँ फिर आप बनाना। अच्छा ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, कोशिश करोगे, खुद से ही कोशिश करोगे, कर लो बेटा। 1 मिनट का समय ले लो। ठीक है, पहला सोचने का तरीका क्या होगा? जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, के क्या है? काइनेटिक एनर्जी हम पूरा लिख देते हैं, गतिज ऊर्जा व वेग। नहीं भूल जाओगे क्या है? एक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व वेग के बीच ग्राफ बनाओ, गतिज ऊर्जा व वेग के बीच ग्राफ बनाइए। सोचो, चल चल आओ
आओ बेटा, तो देखो सोचने का तरीका, पहले ऐसा सूत्र ढूंढो जिसमें एक राशि आती है, गतिज ऊर्जा और वेग आता हो। मतलब गतिज ऊर्जा और वेग में संबंध सोचो, गतिज ऊर्जा वेग में क्या संबंध होता है, जल्दी जल्दी सोचो। गतिज ऊर्जा, हाँ याद आ गया, गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। और हमें गतिज ऊर्जा और वेग में ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ये भी ध्यान देना कि किस अक्ष पर क्या लिया है, किस अक्ष पर क्या लिया गया है, ठीक है। हमने इस अक्ष पर ली है गतिज ऊर्जा और इस अक्ष पर लिया है वेग, इस अक्ष पर लिया है। तरीका सीखना, तरीका समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमने चीजें मैथमेटिक्स में पढ़ी हैं उनको हम कैसे रिलेट करें फिजिक्स में, कैसे रिलेट करें फिजिक्स में। तो देखो होता क्या है ना, जैसे हमारे पास सूत्र लिखा है, अब हमने क्या सीखा है, हमने क्या पढ़ा है, हमने एक्स और वाई के पदों में सीखा है, हमने एक्स और वाई के पदों में पढ़ाई की है। तो काइनेटिक एनर्जी वाई अक्ष पर, वेग एक्स अक्ष पर, ठीक है। तो अब क्या करो, काइनेटिक एनर्जी जहां लिखी वहां वाई लिख दो, वेग जहां लिखा वहां एक्स लिख दो, अपने आप समीकरण चिल्ला के चीख के चिल्लियां मार के आपको बताएगा कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ग्राफ कैसा बनना चाहिए, बरोबर। आओ आओ, तो इधर काइनेटिक एनर्जी किस अक्ष पर, ये तो बड़ा आसान है कि वेग तुम किस अक्ष पर, वेग कहेगा हम एक्स अक्ष पर है, हम एक्स की जगह लिखे हैं। हमने काइनेटिक एनर्जी से पूछा, काइनेटिक एनर्जी तुम किस अक्ष पर हो, काइनेटिक एनर्जी बोली कि हम वाई अक्ष पर है, हम वाई की जगह लिखे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह बरखुरदार वाई लिख दीजिए प्लस हाफ एम, इसका तो कोई रोल ही नहीं अक्ष में, हाफ एम क्या कांस्टेंट, वी की जगह क्या लिख दो एक्स स्क्वायर। ओहो वाई इज इक्वल टू हाफ, एक समीकरण कैसा बन गया, वाई समानुपाती, इधर ही पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर टाइप का, वाई समानुपाती एक्स स्क्वायर टाइप का, समझ गए। अब परवलय कौन सी बलय, परवलय। अब परवलय किस तरफ खुलेगा, ये परवलय किस तरफ खुलेगा, तो बाई की घात कितनी है, देखो बाई की घात कितनी है, एक तो ये परवलय बनेगा बाई अक्षीय अमदश खुलने वाला, जिस चर की घात कम होती है उस अक्षीय अमदश खुलता है। तो हमने परवलय ऐसा बना दिया, ऐसा हमने परवलय बना दिया, खत्म बात, आंसर आ गया, ये ग्राफ हो गया अपना सही, ग्राफ हो गया अपना। समझ रहे हो कि जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं, हाउ विल यू रिलेट देम विद फिजिक्स और फिजिकल क्वांटिटीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसी चीज है बेटा, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये समय है। ये आदित्य कुमार पगला गया है, ठीक है। देखो दूसरा तरीका, जैसे फिर दूसरा तरीका समझो जिसको कुछ लग रहा है कि सारी गड़बड़ है। अब आप देखो बेटा, एक्स का मान पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बाई हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। क्या यहाँ पर बाई का मान कभी नेगेटिव आ सकता है, क्या बाई का मान यहाँ नेगेटिव आ सकता है, सर नहीं आ सकता है। तो आप एक्स का मान रखो, बाई का मान हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो एक्स का मान चाहे आप पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, बाई का मान पॉजिटिव ही आना चाहिए, मतलब ग्राफ ऊपर ही होना चाहिए, ग्राफ का होना चाहिए ऊपर। समझ रहे हो बात को, दूसरा तरीका समझे कि हम चाहे एक्स का मान रखें +2, एक्स का मान +2 रखा, बाई का मान कितना आएगा 4, एक्स का मान रखा -2, बाई का मान कितना आएगा 4 + का 4, तो बाई हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए, अर्थात ऊपर ही खुलना चाहिए। चलो एक सवाल और आखिरी वाला, फिर अपन टाटा बाय। किसी कण की द्वारा सरल रेखा में तय की गई दूरी s व समय t पर इसकी निर्भरता इस प्रकार से दी गई है। हमें s बराबर क्या दिया गया, समझना कैसे रिलेट करोगे। s बराबर दिया गया है k × t²। हमने किसमें पढ़ाई की है, x और y में। तो देखो s किस अक्ष पर लिखा है, y की जगह, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे y, और t किसकी जगह लिखा है, x की जगह, तो t की जगह लिख दो x, t की जगह लिख दो x। अपने आप अभी आप आंसर बता दोगे, और मुझे उम्मीद है एक दो नहीं सभी बच्चे सही आंसर बताएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेर देना, नहीं तो समझ रहे हो हम तुम्हारे भविष्य पर पोछा लगा देंगे फिर। नहीं, मैं साधु आदमी हूँ, सभी का भला चाहता हूँ, संसार में सभी सुखी रहें, किसी के भविष्य पर पोछा नहीं फेरना। हाँ, भविष्य में गंदगी रही ना तो पोछा फेर के हम उसको साफ कर दूंगा, कि मान लो हमें दिख रहा तुम्हारा भविष्य गंदा है तो हम उसको पोछा लगा देंगे ताकि वो साफ और सुरक्षित हो जाए। ओके, तो अब हम सीख गए एस तुम किसी जगह लिखो, बाई की जगह, टी तुम किसी जगह लिखो, एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स होता था यहाँ बाई होता था। तो क्या करो बेटा, एस की जगह लिख दो बाई, ये चिन्ह समझ के कांस्टेंट है, और टी की जगह क्या लिख दो भैया, टी की जगह लिख दो एक्स, तो एक्स टी का वर्ग है तो एक्स स्क्वायर। ओहो बाई समानुपाती एक्स स्क्वायर, वो है देखो लवर, एक परवलय बनेगा बाई एक्स के अंदर खुलेगा, बाई की घात एक है ना भैया, परवलय बनेगा बाई एक्स के अंदर खुलेगा, अर्थात ऊपर इंडिया खुलेगा। अब काफी सारी तो ऐसा होना चाहिए। तो देखो मैथ और फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, फिजिक्स में भौतिक राशियां पढ़ते हैं, ये ग्राफ इस साइड नहीं जा सकता, क्यों, इस साइड जाएगा तो टी नेगेटिव, यहाँ पर टी कैसा पॉजिटिव, यहाँ टाइम पॉजिटिव, और इस साइड जाएंगे तो टाइम नेगेटिव। बेटा कभी भी टाइम नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, जैसे चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना। तो बस फिजिक्स में इन चीजों का और ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो है तो ये परवलय कहाँ खुलने वाला, बाई एक्स के अंदर ऊपर की ओर खुलने वाला, परवलय बाई एक्स के अंदर ऊपर की ओर खुलने वाला, लेकिन हम इसमें ये वाला भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, वैसे तो ऑप्शन में जरूरत ही नहीं है चेक करने की इधर का लेना है इधर का नहीं लेना, इतना ही भाग दिया है। उसका रीजन मैं बता रहा हूँ कितना ही भाग क्यों दिया है, इसका रीजन ये है क्योंकि इधर ग्राफ हो नहीं सकता, इधर ग्राफ गया तो टाइम नेगेटिव हो जाएगा। देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है लेकिन समय नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर हो गया ये क्या, एक बार बेटा जल्दी से ये बताओ कि आप सीख गए कि नहीं सीख गए, ये चीजें सीख गए या नहीं सीख गए, कोई मतलब है कि रिलेट कर लोगे जो हमने बेसिक मैथ सीखा उसको भौतिक राशियों के साथ कर लोगे या नहीं कर लोगे, जल्दी बताओ मेरे भाई। 80% लोगों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। कुछ बच्चे वो, चलिए अब हम आगे की चीजें अगले दिन देखेंगे। अगर ये चीजें बेटा क्लियर है आपको तो एक बार कमेंट सेक्शन में थम्स अप हो जाए। समय हो गया, हम आपसे अलविदा लेते हैं, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम साधु आदमी हैं, ज्यादा नहीं पकाते हैं, हम ज्यादा नहीं पकाते हैं। इतना टाइम खत्म। बस आखिरी में यही कहूंगा, मन लगा के दिल लगा के वीडियो कॉल करेंगे किस दिन करेंगे, आज तो वैसे टाइम ज्यादा हो गया, तो मन लगा के दिल लगा के दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं, लोड बिल्कुल मत लें, सब चीजें होंगी और आसानी से आप सीखते जाओगे अगर मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो तो मन लगा के दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।